हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका कोडर्स कैटलिक चैनल में। मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर विनोद राणा। सी लैंग्वेज के सीरीज में आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, स्टोरेज क्लास। तो अब सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि स्टोरेज क्लास क्या होता है, या स्टोरेज क्लासेस के क्या यूजेस हैं, या टाइप्स ऑफ स्टोरेज क्लासेस क्या होते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो स्टोरेज क्लासेस इन सी क्या चीज़ है आपकी। देखिए, जब भी हम किसी वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं तो उस वक्त हमें एक डे टाइप की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन अगर हम किसी स्टोरेज क्लास का यूज नहीं करते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट आपका नहीं करते हैं, तो सारे वेरिएबल ऑटोमेटिक स्टोरेज क्लास से डिक्लेयर हो जाते हैं आपके। इसका मतलब है कि कोई ना कोई वेरिएबल किसी ना किसी स्टोरेज क्लास से डिक्लेयर जरूर होता है आपका। तो देखिए, एक तो हमें डेट टाइप की जरूरत पड़ती है और एक हमें स्टोरेज क्लास की जरूरत पड़ती है। पढ़े क्या लिखा है, स्टोरेज क्लासेस इन सी लैंग्वेज आर यूज टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द स्टोरेज, मतलब कौन सी मेमोरी में ये स्पेस कंज्यूम करेगा, उसके लाइफ टाइम क्या होगी, मतलब कब तक वो एक्सेसिबल होगा आपका, और उसकी विजिबिलिटी क्या होगी। विजिबिलिटी का मतलब है कि इसका स्कोप क्या होगा आपका। ठीक है, इन्हें सी प्रोग्राम आपका। They help to determine the scope, lifetime and memory allocation of these identifiers आपका। In C there are four types of storage classes। कौन कौन से? ऑटोमेटिक, रजिस्टर, स्टैटिक और एक्सटर्नल। तो एक एक करके देखिए, हम इनको स्टार्ट करते हैं कि क्या चीज़ है आपका। तो किसी को अगर कोई आपसे पूछता है कि क्या बिना स्टोरेज क्लास के कोई वेरिएबल डिक्लेयर हो सकता है, नहीं हो सकता है। लेकिन कोई कहेगा हमने तो कभी यूज़ नहीं किया, हम तो सिर्फ इंटीजर ए लिखते हैं आपका। देखिए, जब आप सिर्फ इंटीजर ए या इंटीजर एन लिखते हैं तो उस केस में ये बाय डिफ़ॉल्ट आपका ऑटोमेटिक स्टोरेज क्लास से डिक्लेयर हो जाता है। इसका मतलब क्या है, कोई ना कोई वेरिएबल किसी ना किसी स्टोरेज क्लास से डिक्लेयर जरूर होता है आपका। तो देखिए, हम एक एक करके डिफरेंस देखते हैं कि इन चारों स्टोरेज क्लासेस में क्या होता है आपका। देखिए, सबसे पहले आपका ऑटोमेटिक स्टोरेज क्लासेस आपके। देखिए, नीचे मैं चार्ट में, अगर मैं चार्ट सिर्फ समझाऊँ आपको, ये कौन सी मेमोरी यूज करता है, ये रैम आपका यूज करता है। ठीक है, इसकी इनिशियल वैल्यू क्या होती है, जो भी ऑटोमेटिक से डिक्लेयर होते हैं वो गार्बेज होती है आपकी। इसका स्कोप क्या है, ये उसी ब्लॉक में एक्सेसिबल है जिस ब्लॉक में ये डिक्लेयर्ड होते हैं आपके, विद इन द ब्लॉक आपका। और लाइफ क्या है, जैसे ही ये अपने ब्लॉक से बाहर निकलते हैं इनकी लाइफ क्या हो जाती है, डेड हो जाती है। तो एंड ऑफ द ब्लॉक तक ही आपका इनकी लाइफ है, उसके बाहर इनकी लाइफ नहीं होती है। पढ़े ऊपर क्या लिखा है, द कीवर्ड यूज टू डिफाइन ऑटोमेटिक वेरिएबल्स इज ऑटो। मतलब अगर कोई पूछता है कि इसके लिए कौन सा कीवर्ड यूज होता है, उसका कीवर्ड का नाम है ऑटो आपका। वैसे हमें जरूरत इसलिए नहीं पड़ती क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट अगर हम किसी स्टोरेज क्लास को यूज़ नहीं करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट वो आपका ऑटोमेटिक स्टोरेज क्लास से डिक्लेयर होता है आपका। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट एवरी लोकल वेरिएबल इज ऑटोमेटिक इन सी। मतलब सारे, जो मैं भी बता रहा था कि बाय डिफ़ॉल्ट सारे ऑटोमेटिक ही होते हैं आपके। द विजिबिलिटी ऑफ ऑटोमेटिक वेरिएबल इज लिमिटेड, मतलब सिर्फ ये ब्लॉक के, जिस ब्लॉक के अंदर डिक्लेयर्ड है उसी ब्लॉक के अंदर ये आपका विजिबल होता है, उसके बाहर ये विजिबल नहीं होते हैं आपके। द ऑटोमेटिक वेरिएबल्स आर इनिशियलाइज्ड टू गार्बेज बाय डिफ़ॉल्ट, मतलब इनकी जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है गार्बेज होती है आपकी। और जो मेमोरी असाइन टू दीज वेरिएबल्स गेट्स फ्रीड अपॉन एग्जिटिंग फ्रॉम द ब्लॉक, मतलब उनके ब्लॉक से जैसे हम बाहर निकलते हैं ये अपने मेमोरी को क्या करता है, एग्जिट कर देता है, उस मेमोरी को छोड़ देता है जो उसने मेमोरी को कंज्यूम कर रखा था आपका। ठीक है, अगर देखिए, अगर मैं इसको प्रैक्टिकली करके दिखाऊँ, देखिए मैं जरा, देखिए अगर मैं किसी भी वेरिएबल को, ध्यान से देखिएगा, इंटीजर मैंने यहाँ पर लिखा a = 5। ठीक है आपका, तो ये वेरिएबल क्या बन गया, एक तो इसको लोकल वेरिएबल कहते हैं, और ये बाय डिफ़ॉल्ट कौन सा वेरिएबल कहलाएगा, ऑटोमेटिक आपका स्टोरेज क्लास का वेरिएबल कहलाएगा। और देखिए, मैं इसकी वैल्यू को एक दूसरा फंक्शन आपका, चले मैं इस फंक्शन को यहाँ डिक्लेयर करता हूँ, वॉइड शो। तो देखिए, अगर आप देखेंगे कि ये वेरिएबल यहाँ एक्सेसिबल नहीं होगा आपका, चाहे इसको ऊपर डिक्लेयर करें चाहे इसको नीचे डिक्लेयर करिए। अब यहाँ पर लिखेंगे प्रिंटफ आपका, चले %d, और यहाँ पर मैं a की वैल्यू को प्रिंट कर रहा हूँ, देखिए आपका। ठीक है, और यहाँ पर आपका शो नाम के मेथड को कॉल कर लेता हूँ, शो। तो देखिए, ये पहली बात तो आपका एरर जनरेट कर देगा। क्यों करेगा एरर जनरेट आपका, क्योंकि जो a जो आपका है वो देखिए यहीं पर देखिए आपका एरर दिखा रहा है, देखिए आपका। ठीक है, a नाम का जो वेरिएबल है वो क्योंकि आपका ऑटोमेटिक से डिक्लेयर है, तो ये सिर्फ अपने ब्लॉक के अंदर, तो ये एक ब्लॉक कहलाता है आपका, सिर्फ अपने ब्लॉक के अंदर ही एक्सेसिबल होगा, अपने ब्लॉक के बाहर ही एक्सेसिबल नहीं होगा आपका। तो इसको कहता है आपका ऑटोमेटिक। ठीक है आपका, और जो इनकी इनिशियल वैल्यू होती है क्या होती है, गार्बेज होती है आपकी। तो एक बार चला के देखते, देखिए आपका, देखिए एरर देगा, ये देखिए आपका क्या लिखा है, देखिए ए अनडिक्लेयर्ड लिखा है, देखिए आपका। पढ़े क्या लिख के आ रहा है, ए अनडिक्लेयर्ड, मतलब वो कह रहा है कि ए नाम का वेरिएबल डिक्लेयर्ड ही नहीं है आपका। कहाँ, जब उसको प्रिंट करा रहे हैं आपका। इसका मतलब है कि ये जो ए नाम का वेरिएबल है, अगर देखिए मैं इसकी वैल्यू को यहाँ प्रिंट करता तो ये देखिए बिल्कुल प्रिंट हो जाता। देखिए आप इस शो की जगह पर, इसको शो को जरा दिमाग बनाइए और इसके जगह पर देखिए इसको प्रिंट कर दीजिए, तो अब देखिए इसका आंसर आपका 5 आ जाएगा। देखिए आपका, अब देखिए अभी तो फिलहाल एरर इसलिए देगा क्योंकि मुझे इसको भी दिमाग बनाना पड़ेगा, क्योंकि ये यूज़ तो हो ही रहा आपका। तो एक काम करें, इसको भी दिमाग बनाई तो फिलहाल कुछ देर के लिए, तभी ये आपका प्रोग्राम चल पाएगा। अब रन कराइए जरा, देखिए अब इसका आंसर 5 आ जाएगा। ये देखिए आपका आंसर 5 आ गया। ठीक है आपका।
तो इसका मतलब क्या है कि कोई भी आपका जो वेरिएबल होता है वो अपने स्कोप के, अपने ब्लॉक के अंदर एक्सेसिबल होता है। चलिए मैं एक काम और दिखाता हूँ आपको। मैं यहाँ पर एक और वेरिएबल देखिए, आप एक यहाँ ब्लॉक बनाता हूँ देखिए आपका, और इसके अंदर एक और वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ आपका ए, जिसकी वैल्यू 10 देखिए, आपके ध्यान से देखिएगा ज़रा, कई लोगों को ये चीज़ नहीं मालूम होती है, मैं आपको फिर दिखाता हूँ। प्रिंट एफ, देखिए मैंने यहाँ पर परसेंटेज डी कहा और यहाँ पर मैं स्लेशन लगा दे रहा हूँ, ठीक है, और यहाँ पर ए की वैल्यू प्रिंट करो देखिए आपका। अब देखिए कई लोगों को ये कंफ्यूजन होता है कि ये तो वैसे एरर दे देगा, जबकि इसमें कोई एरर नहीं है। कुछ लोगों को लगता है कि ए की वैल्यू 5 हमने यहाँ लिखा है तो यही वेरिएबल दोबारा कैसे डिक्लेयर हो सकता है। तो ध्यान से देखिएगा, ये एक ब्लॉक है, दो हमने जो ब्रेसेस लगाए, ये एक ब्लॉक है आपका। इस ब्लॉक के अंदर जो ए आपका वेरिएबल डिक्लेयर हुआ है वो इसी ब्लॉक के अंदर एक्सेसिबल होगा आपका। ये जो बाहर ए लिखा है वो ये वाला ए यूज होगा आपका। तो इसका जो आंसर आएगा, पहले इसका आंसर आएगा 10 आपका, और इसका आंसर आएगा, इस वाले ए का आंसर 5 आएगा, क्योंकि ये जो ए है, ये जो बाहर वाला ए था वो यूज होगा आपका। तो यहाँ पर दो ए डिक्लेयर्ड हुए हैं, एक इस ब्लॉक के अंदर और एक बाहर यूज हुआ है। तो इस ब्लॉक के बाहर, इस मेन के अंदर, बट इस ब्लॉक के बाहर जो ए यूज होगा वो ये वाला ए यूज होगा। तो इसका आंसर 10 और 5 आएगा। चेक करके देखिए, ये देखिए आपका 10 और 5 समझ में आ गया आपको। देखिए 10, जो पहला जो 10 आया है वो किसका आया है, देखिए वो आपका इसका आंसर आया आपका, क्योंकि इसके ए की वैल्यू 10 है। और अगर देखिए मैं यहाँ पर ए प्लस प्लस करता हूँ, आगे ध्यान सुनेगा, तो इस ए प्लस प्लस का इफेक्ट जो है वो इस ए में नहीं पड़ेगा। तो इसका आंसर अब भी 10 5 भी आएगा, क्योंकि मैं प्लस प्लस करने से पहले इसको प्रिंट कर चुका हूँ, तो इसका आंसर 10 आएगा आपका। बट इस प्लस प्लस का इफेक्ट इस वाले ए में नहीं पड़ेगा आपका, तो इसका आंसर अब भी आपका क्या आएगा, 10 और 5 भी आएगा आपका। फिर चला के देखिए, ये देखिए 10 और 5। तो आई थिंक आपको ऑटोमेटिक समझ में आ गया। और एक चीज़ और, अगर मैं इस वेरिएबल को इनिशियलाइज नहीं करता हूँ, देखिए आप ध्यान से, इस पहले वाले ए को इनिशियलाइज नहीं करता हूँ, तो इसका आंसर तो देखिए क्या आएगा, पहले जो अंदर जो आपका लिखा है इसका आंसर तो 10 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर तो इनिशियलाइज है। बट इसका आंसर जो आएगा गार्बेज आएगा आपका। तो ये कोई भी नंबर आ सकता है आपका, गार्बेज आएगा आपका। चेक करके देखिए, ये देखिए आपका, तो देखिए 10 तो आ गया। देखिए 2609152, ये बेसिकली आपका एक गार्बेज वैल्यू है, क्योंकि हमने कहीं पे इनिशियलाइज भी नहीं की, ना ही हमारे इसका कोई मीनिंग है आपकी, तो इट इज़ कॉल्ड गार्बेज वैल्यू आपका। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। और देखिए मैंने कहीं पर भी इस पर कुछ लगा नहीं रखा, लेकिन अगर मैं चाहता तो यहाँ पर एक ऑटो कीवर्ड लगा सकता हूँ, चाहूँ तो आपका, लेकिन इसकी ज़रूरत है नहीं, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट ऑटोमेटिक से ही डिक्लेयर होते हैं। अभी इसका आंसर देखिए वही आएगा, क्योंकि मैं इसमें कुछ प्रोसेस तो कर नहीं रहा हूँ। तो मैं चलो अब यहाँ पर कोई वैल्यू डाल दूँ, अगर मैं यहाँ पर ए केवल 2, अब इसका अंदर 10 और 2 आएगा आपका। ये देखिए 10 और 2 आ रहा है। तो अगेन आप चाहे ऑटो लगाएं चाहे आप ऑटो ना लगाएं, बाय डिफ़ॉल्ट सारे वेरिएबल किससे डिक्लेयर होते हैं, ऑटोमेटिक से डिक्लेयर होते हैं। देखिए आगे देखते हैं। देखिए नेक्स्ट जो है आपका वो है रजिस्टर स्टोरेज क्लास आपका। देखिए रजिस्टर स्टोरेज क्लास में भी आपके 90% आपकी चीज़ें वही हैं जो आपका ऑटोमेटिक में। सिर्फ डिफरेंस क्या आता है, जो इसका मेमोरी होती है वो आपकी बेस मेमोरी यूज होती है आपकी, मतलब ये रैम में स्टोर नहीं होता। ये जो आपका CPU जो होता है आपका, उसमें एक आपका रजिस्टर्स में आपकी मेमोरी डिफाइन होती है, जिसको आपका बेस मेमोरी कहते हैं आपका। तो ये उसमें जाकर आपकी मेमोरी कंज्यूम करता है आपका। तो ये पड़ी, और बाकी चीज़ें वही देखिए, इनिशियल वैल्यू गार्बेज है, इसको विद इन द ब्लॉक है आपका, और लाइफ जैसे ही ब्लॉक से बाहर निकलेगा एंड हो जाता है आपका। द कीवर्ड यूज फॉर डिफाइनिंग दीज वेरिएबल्स इज रजिस्टर, तो जिसका आपका कीवर्ड होता है वो रजिस्टर है आपका। और एक खास बात और जो बहुत सारे बच्चों को, स्टूडेंट्स को नहीं मालूम होता है, देखिए इसमें आप डी रेफरेंस यूज नहीं कर सकते। डी रेफरेंस का मतलब इसमें आप एम्परसेंड ऑपरेटर या फिर इसको आप किसी पॉइंटर वेरिएबल को आप दे नहीं सकते हैं। मींस डी रेफरेंस किसको कहते हैं आपका, जब हम पॉइंटर के थ्रू किसी एक नॉर्मल वेरिएबल को एक्सेस करते हैं तो उसको कहते हैं डी रेफरेंसिंग आपका। और उसके लिए पहले हमें उस पॉइंटर वेरिएबल में उस वेरिएबल का एड्रेस पास करना पड़ता है। तो जो भी आपके रजिस्टर स्टोरेज क्लास से वेरिएबल डिक्लेयर होते हैं उनकी डी रेफरेंसिंग नहीं हो सकती है, उसमें उनका आप एड्रेस कभी नहीं निकाल सकते। अभी मैं आपको चला के दिखाऊंगा। विजिबिलिटी क्या इनकी लिमिटेड है विद इन द ब्लॉक आपका। द रजिस्टर वेरिएबल्स आपके हमेशा गार्बेज वैल्यू से आपके इनिशियलाइज्ड होते हैं आपके। और एक्सेस टाइम देखिए, जो सबसे दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है, इनका जो एक्सेस टाइम है बहुत फास्ट होता है नॉर्मल वेरिएबल से आपका। क्यों, इसका भी देखिए रीजन क्या है। बहुत सिंपल से, एक चीज़ ऐसी चीज़ है जो आपको याद है और एक चीज़ ऐसी है जिसको आपको बुक में देखना पड़ रहा है। तो आप जल्दी किसको सर्च करेंगे, जो आपको याद है कि जिसको बुक में सर्च करना पड़े। बट ऑब्वियस, अगर आपको 2+2 का कहता है तो 2+2 आप मेमोरी से खुद ही आप कैलकुलेट करते हैं 4। बट कोई अचानक से एक ऐसा नंबर ले ले जिसको आप तुरंत मेमोरी से नहीं कर सकते हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो उससे क्या होगा, थोड़ा सा आपका प्रोसेसिंग स्लो हो जाएगी आपकी। तो हमेशा सर्चिंग में सबसे पहले बेस मेमोरी सर्च होती है, और वो चीज़ उसको बेस मेमोरी में नहीं मिलता है, देन वो चीज़ उसको आपका जाकर कहाँ सर्च करता है, रैम में सर्च करता है आपका।
तो रजिस्टर स्टोरेज क्लास से जो डिक्लेयर किए हुए जो वेरिएबल्स होते हैं वो मच फास्टर होते हैं कंपेरिजन टू द ऑटोमेटिक वेरिएबल्स आपका, ठीक है। और जो लास्ट में क्या लिखा है, मेमोरी असाइन टू दीज वेरिएबल्स गेट्स फ्रीड, वो तो सेम चीज़ है कि जैसे ब्लॉक से बाहर निकलेंगे वो फ्री हो जाती है आपकी। देखिए मैं आपको करके दिखाता हूँ कि इनकी डीरेफरेंसिंग हो सकती नहीं हो सकती, जरा देखिए जरा। वैसे नॉर्मली ये जो आपके वेरिएबल्स होते हैं ये आपके लूपिंग वेरिएबल में के रूप में ज़्यादा यूज होते हैं। देखिए आपके, मैं देखिए आपका सिंपल पहले यहाँ पर एक बार करके दिखा रहा हूँ देखिए आपको, ताकि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ आपको समझ में आ जाएगा। देखिए मैंने यहाँ पर एक नॉर्मल वेरिएबल डिक्लेयर किया है तो ये ऑटोमेटिक हो गया आपका। और देखिए मैं इसका एड्रेस प्रिंट कर रहा हूँ, देखिए ध्यान से जरा, एड्रेस ऑफ ए, एड्रेस ऑफ ए इसे आप सब जानते हैं। और मैं चाहता हूँ उसको डीरेफरेंसिंग में भी यूज़ कर सकता हूँ, अभी वो भी करके दिखा दूंगा। तो ये फिलहाल ए का एड्रेस प्रिंट कर देगा, चला के देखिए जरा। ये देखिए ये आपका ए का देखिए, ये गार्बेज वैल्यू नहीं है, ये एक एड्रेस है। अगर आप चाहते हैं तो नॉर्मली यहाँ पर आप इस जगह पर आप पी भी यूज़ कर सकते हैं। जब पी यूज़ करेंगे तो जो प्रॉपर जो एड्रेस है वो आने लग जाते हैं। ये देखिए आप, ये आपका देखिए मेमोरी लोकेशन देखिए आगे देखिए आपके 0061FF1C आपका, ये आपका मेमोरी लोकेशन है जहाँ पर ए ने मेमोरी कंज्यूम कर रखी है, ठीक है। ये तो आपने देख लिया हो रहा है। अब ध्यान से देखिएगा, मैं यहाँ पर आपका लिख रहा हूँ रजिस्टर, ठीक है, रजिस्टर देखिए आपका। बट अब यहाँ पर देखिए आपका एम्परसेंड आपका यूज नहीं होगा, मतलब आपकी जो बेस मेमोरी होती है उसके एड्रेस को कभी पता नहीं कर सकते। देखिए एरर देने लग जाएगा, देखिए ध्यान से। ये देखिए आपका नीचे देखिए आपका एरर आने लगे देखिए आपका। और देखिए लिख के भी आ रहा है देखिए आपका एड्रेस, आप क्यों एरर दे रहा है, एड्रेस ऑफ रजिस्टर वेरिएबल ए इज रिक्वेस्ट, मतलब आप उस चीज़ की रिक्वेस्ट कर रहे हैं जो पॉसिबल ही नहीं है आपका। क्योंकि जो रजिस्टर वेरिएबल्स होते हैं उनके जो मेमोरी कंज्यूम होती है बेस मेमोरी में होती है, और बेस मेमोरी के कभी भी एड्रेस पता नहीं किए जाते हैं आपके। अब मैंने एक चीज़ और बता दी कि इसकी डीरेफरेंसिंग नहीं हो सकती, वो भी देख करके दिखा रहा हूँ। वो सर आप समझ में आ ही गया होगा कि आपका जब एम्परसेंड लगाने नहीं दे रहा तो डीरेफरेंसिंग हो नहीं सकती। देखिए मैंने आपका इंटीजर एक एस्ट्रिक, चलो मैं आपको कोई भी एक वेरिएबल लेता हूँ, चलो आपका यहाँ पर एक्स लेता हूँ, ठीक है। और इसके बाद देखिए यहाँ पर कर रहा हूँ एक्स इक्वल टू एम्परसेंड ऑफ ए। आप ये ऐसे जानते हैं कि ऐसी आपकी वो होती है डीरेफरेंसिंग होती है। अब बाकी छोड़ दीजिए, प्रिंटर विंटर से बता दीजिए। अब तो चला के देखिए, ये देखिए अभी भी एरर दे देगा। ये देखिए आपका ये कभी भी डीरेफरेंसिंग कभी भी एड्रेस आपका यूज करने ही नहीं देगा। देखिए आपका क्या लिखा है, देखिए एड्रेस ऑफ रजिस्टर वेरिएबल ए इज रिक्वेस्ट, मतलब कभी भी आपके रजिस्टर क्लास का जो रजिस्टर स्टोरेज क्लास का जो वेरिएबल होगा उसका आप एड्रेस कभी भी पता नहीं कर पाएंगे आपका। तो ये रूल होता है आपका कि आप जो भी आपके रजिस्टर स्टोरेज क्लास से वेरिएबल डिक्लेयर होते हैं आप इनमें नॉर्मली आपको लूपिंग वेरिएबल ताकि फटाफट आपके यूज हो सके उन पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। बाकी लार्जर स्केल में रजिस्टर स्टोरेज क्लास के वेरिएबल डिक्लेयर यूज नहीं होते हैं आपके। आई थिंक समझ में आ गया होगा आपको। आगे देखते देखिए, देखिए अब हम पढ़ रहे हैं स्टैटिक आपके स्टोरेज क्लास के बारे में। अब देखिए मैं आपको एक चीज़ और बताऊंगा कि स्टैटिक स्टोरेज क्लास में और ऑटोमेटिक स्टोरेज क्लास में क्या मेन डिफरेंस कहाँ पर आता है, मैं आपको बताऊंगा। पहले लेकिन थोड़ा सा इसके बारे में पहले जान लीजिए। देखिए सबसे पहले तो देखिए नीचे चार्ट देखिए, मेमोरी कौन सी यूज करता है, रैम करता है, और जो उसकी इनिशियल वैल्यू होती है। देखिए इनिशियल वैल्यू अभी तक क्या देखी थी आपने ऑटोमेटिक में और रजिस्टर में, गार्बेज देखी थी। बट स्टैटिक स्टोरेज क्लास से जो भी आपके वेरिएबल डिक्लेयर होते हैं या तो आपके जीरो होती है या नल होती है। नल का मतलब अगर वो कैरेक्टर हुआ तो उसमें नल हो जाएगी, बट अगर न्यूमेरिक वेरिएबल हो, चाहे इंटीजर हो, चाहे फ्लोट हो, चाहे डबल हो, चाहे लॉन्ग इंटीजर हो, उसमें जीरो हो जाती है। स्कोप देखिए, स्कोप जो इसका होता है वो विद इन द ब्लॉक होता है, सेम है आपका। बट देखिए इसके लाइफ देखिए आपका, तो इनिशियल वैल्यू में और लाइफ में दो जगह चेंज है। लाइफ देखिए टिल द प्रोग्राम इज रनिंग, देखिए अब ऊपर पढ़ लीजिए, द कीवर्ड यूज टू डिफाइन दीज वेरिएबल्स स्टैटिक, मतलब जो भी आपके स्टैटिक स्टोरेज क्लासेस जो वेरिएबल डिक्लेयर होते हैं उनके आगे स्टैटिक लगाना पड़ता है आपका। और ये अपनी वैल्यू को होल्ड करता है टिल द प्रोग्राम इज रनिंग। लाइव जो देखी थी आपने, ये क्या करता है कि जब आप उस फंक्शन को दूसरी बार कॉल करते हैं, देखिए फर्स्ट टाइम से इसमें कोई डिफरेंस नहीं आएगा। जब सेम फंक्शन को जब आप दूसरी बार कॉल करते हैं उसी प्रोग्राम के अंदर, तो ये जो लास्ट वैल्यू को होल्ड करता है। क्या लिखा देखिए, दीज वेरिएबल होल्ड देयर वैल्यूज बिटवीन द मल्टीपल फंक्शन कॉल्स, मतलब जब आप उसको मल्टीपल टाइम फंक्शन कॉल करेंगे आपका, तो ये जो आपके लास्ट वैल्यू को ही होल्ड करके चलता है आपका, मतलब दोबारा जीरो नहीं करता आपका। नेक्स्ट पॉइंट क्या देखिए, जो इसकी विजिबिलिटी है तो सेम है आपका विद इन द ब्लॉक आपका जिसके अंदर डिक्लेयर्ड है आपका। और चौथा पॉइंट क्या है, जो इनकी इनिशियल वैल्यू होती है वो जीरो होती है आपकी। और ये जो मेमोरी जो हम इनको असाइन करते हैं वो रिमेन्स अलाइव आपका टिल द प्रोग्राम इज, मतलब ये आपकी जो मेमोरी को संभाल कर रखता है जब तक प्रोग्राम चल रहा है आपका। अब देखिए मैं आपको थोड़ा प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ कि एक ऑटोमेटिक से डिक्लेयर किया हुआ वेरिएबल किस प्रकार से बिहेव करता है और एक आपका स्टैटिक से डिक्लेयर किया हुआ वेरिएबल किस प्रकार से बिहेव करता है। और ये कई बार पूछा गया है और कई बार लोग इसके गलत आंसर देते हैं। जरा देखिए जरा, देखिए मैं एक छोटा फंक्शन बनाता हूँ, चलिए void show, और मैं यहाँ पर पहले ऑटोमेटिक से दिखाता हूँ आपको। देखिए a = 5,
और इसको प्रिंट कर रहा हूँ, देखिए आपका प्रिंट एफ %d, ठीक है, कॉमा लगा रहा हूँ ताकि मैं इसको मल्टीपल टाइम कॉल कर सकूँ, और यहाँ पर ए की वैल्यू प्रिंट कर रहा हूँ देखिए आपका। और लेकिन उसके बाद देखिए मैं a++ कर दे रहा हूँ देखिए आपका, ठीक है। और मेन के अंदर आकर ध्यान देखिएगा, मेन के अंदर आकर मैं इस फंक्शन को मल्टीपल टाइम कॉल कर रहा हूँ देखिए आपका। सो एक बार और कॉल करिए और एक बार और कॉल करिए। देखिए मैंने इसको 3 बार कॉल किया, देखिए इसका मतलब ये फंक्शन क्या हो, 3 बार आपको कॉल करेगा और 3 बार प्रिंट एफ करेगा। तो देखिए करेगा क्या, देखिए आपका सो पहली बार कॉल हुआ, ए की वैल्यू 5 बनी, 5 प्रिंट हो गया आपका, और ए की वैल्यू क्या हो जाएगा 6। लेकिन ध्यान सुनिएगा, क्योंकि ये ऑटोमेटिक से डिक्लेयर किया वेरिएबल है आपका, तो जैसे ही ये ब्लॉक से बाहर निकलेगा ये अपनी मेमोरी को फ्री कर देगा, ये अपनी मेमोरी को हटा देगा। तो जो आपने 6 करा है इसका आपको कभी नहीं मिल पाएगा। जब ये दोबारा सो कॉल करेगा आपका, ये वेरिएबल दोबारा डिक्लेयर होगा, दोबारा इसकी वैल्यू 5 बनेगी, ये फिर 5 प्रिंट करेगा, फिर 6 करेगा आपका। लेकिन जैसे ही ब्लॉक से बाहर निकलेगा ये फिर उस मेमोरी को फ्री कर देगा आपका। जब तीसरी बार सो कॉल करेगा फिर ये ए नाम का वेरिएबल डिक्लेयर होगा आपका। इसका मतलब क्या है कि ये बार बार अपने वेरिएबल को डिक्लेयर करता है जब हम इसको मल्टीपल टाइम फंक्शन को कॉल करते हैं आपका। तो इसका आउटपुट आएगा तो 5 5 5 आएगा आपका, 5 6 7 नहीं आएगा, 5 5 5। चला के देखिए जरा, ये देखिए आपका 5 5 5 देखिए आपका, ठीक है। लेकिन अब थोड़ा चेंज कहाँ पाएगा, अगर मैं इसको स्टैटिक से डिक्लेयर कर देता हूँ तो देखिए अभी हमने क्या पढ़ा था, ये अपनी वैल्यू को होल्ड करता है। तो देखिए जब पहली बार सो कॉल होगा, कि पहली बार कॉल हो रहा है तो ये वेरिएबल डिक्लेयर होगा, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 5, ये 5 प्रिंट करेगा आपका। और देन 5++ यहाँ a++, तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी 6 हो जाएगी। अब यहाँ पर ये अपनी मेमोरी को फ्री नहीं करता है, जब तक प्रोग्राम चल रहा है तब तक ये मेमोरी को संभाल के रखेगा और उसमें वो उस वैल्यू को भी रखेगा आपका। तो जब नेक्स्ट टाइम सो कॉल होगा आपका, और यहीं पर से देखिए आपके सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ पिक्चर में आती है, जब नेक्स्ट टाइम कॉल होगा तो ये वेरिएबल को डिक्लेयर नहीं करता आपका, क्योंकि इसको मालूम चलता है कि मुझे तो ऑलरेडी डिक्लेयर किया गया था, एज ए क्या डिक्लेयर किया गया था स्टैटिक। तो ये वेरिएबल दोबारा डिक्लेयर नहीं होता है, और डिक्लेयर भी नहीं होता, दोबारा वैल्यू असाइन भी नहीं होगी आपकी वैल्यू। तो नेक्स्ट टाइम ये लाइन चलती ही नहीं है आपकी, डिक्लेरेशन वाली लाइन जो है आपकी। तो ये जो लास्ट टाइम इसकी वैल्यू क्या रखी थी हमने 6, तो ये 6 प्रिंट करेगा और देन क्या कर देगा 7 कर देगा आपका। जब नेक्स्ट टाइम तीसरी बार सो कॉल होगा आपका तो अगेन ये लाइन नहीं चलेगी आपकी, तो 7 प्रिंट करेगा और देन 8 हो जाएगा। लेकिन क्योंकि उसके बाद फिर हमारा प्रोग्राम एंड हो जाएगा आपका, तो जो इसका आंसर आएगा 5 6 और 7 आएगा। जब चला के देखिए जरा, ये देखिए आपका 5 6 7। देखिए यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि ऑटोमेटिक में और स्टैटिक में क्या डिफरेंस है। ऑटोमेटिक अपनी मेमोरी को फ्री कर देता है जब हम उस ब्लॉक के उस ब्लॉक से बाहर निकलते हैं, जबकि जो स्टैटिक है वो अपनी मेमोरी को फ्री नहीं करता आपका, ठीक है। तो कभी अगर आपको किसी फंक्शन को नेक्स्ट टाइम दोबारा कॉल करना हो, विद इन द प्रोग्राम आपको दोबारा कॉल करना हो सेम रन में, ये नहीं कि पूरा प्रोग्राम बंद कर दिया देन दोबारा कॉल करें, दोबारा कॉल नहीं, उसी प्रोग्राम में एक रनिंग प्रोग्राम में अगर आपको दोबारा कॉल करना है और आपको उसको लास्ट वैल्यू को ही कंटिन्यू करना है, तो उस केसेस में हम स्टैटिक वेरिएबल का यूज़ करते हैं आपका। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि स्टैटिक किस प्रकार से काम करते हैं। अब एक लास्ट बचा आपका एक्सटर्नल स्टोरेज क्लास। देखिए एक्सटर्नल को ही आपका ग्लोबल भी कहते हैं। आपका ग्लोबल वेरिएबल कभी आपने सुना होगा कि ग्लोबल वेरिएबल डिक्लेयर कर दो, और नॉर्मली हमेशा कहाँ डिक्लेयर होते हैं, मेन के ऊपर होते हैं आपके, ध्यान सुनेगा, मेन के ऊपर होते हैं। बट इसके लिए जो कीवर्ड यूज होता है वो एक्सटर्न होता है आपका, वैसे इसकी कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है आपकी। आप एक्सटर्न से सिर्फ ये बताते हैं कि ये जो वेरिएबल जिसको हम बता रहे हैं ये उस प्रोग्राम में कहीं और डिक्लेयर हो चुका है। एक बात थोड़ा देखिए, मैं अभी आपको क्या मतलब दोबारा समझाता हूँ। देखिए मेमोरी कौन सी जो होती है, रैम, इनकी इनिशियल वैल्यू भी 0 या नल होती है आपकी, और स्कोप देखिए क्या है आपका, इन द होल प्रोग्राम, ये पूरे प्रोग्राम में एक्सेसिबल आपके, और लाइफ क्या है, टिल द प्रोग्राम इज रनिंग, मतलब जब तक प्रोग्राम चलेगा इन वेरिएबल की लाइफ बनी रहती है। ऊपर पढ़े पहला पॉइंट क्या लिखा देखिए, इसके लिए कौन सा कीवर्ड यूज होता है, एक्सटर्नल यूज होता है आपका। दे आर डिक्लेयर्ड बिफोर द मेन फंक्शन, जो मैंने अभी आपको बताया था आपका। The external storage class is used to tell the compiler that the variable defined as extern is declared elsewhere in the program। आपका मतलब क्या है यहाँ पर देखिए आपका, हम अगर किसी भी ब्लॉक के अंदर एक्सटर्न यूज करके, जैसे मैंने लिखा आपका एक्सटर्न इंटीजर ए फॉर एग्जाम्पल, समझिएगा एक्सटर्न इंटीजर ए, इसका मतलब मैं अपने कंपाइलर को बता रहा हूँ कि जो मैंने एक्सटर्न इंटीजर ए लिखा है, जो ए नाम का वेरिएबल है वो कहीं और प्रोग्राम में कहीं और, मतलब मेन के ऊपर आपका ऑलरेडी डिक्लेयर हो चुका है आपका। तो इसलिए जब भी आप एक्सटर्न से अपने वेरिएबल को बताएंगे तो उससे पहले वो वेरिएबल मेन के ऊपर डिक्लेयर हो जाना चाहिए आपका। बात समझ में आ गई ना आपको। और लेकिन एक्सटर्नल वाली लाइन में आप कभी भी वेरिएबल को इनिशियलाइज नहीं करेंगे आपका, ठीक है। द वेरिएबल्स आर एक्सेसिबल इन द होल प्रोग्राम, और लास्ट में क्या लिखा कि ये 0 से इनिशियलाइज होते हैं आपका। अब देखिए थोड़ा प्रैक्टिकली करके देखते हैं, देखिए कैसे होगा आपका।
तो देखिए अगर आप ये देखिए इस जगह पर अगर कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, देखिए आपका अब लिखा a इक्वल 10, तो ये जो वेरिएबल आपका जो 10 जो आपका वेरिएबल है ये इसके अंदर भी एक्सेसिबल होगा और ये इसके अंदर भी एक्सेसिबल होगा। देखिए आपको करके दिखाता हूँ जरा, इसको आप इस लाइन को हटा दीजिए जरा 1 मिनट के लिए, ठीक है। अब मैं यहाँ आता हूँ और यहाँ पर मैंने देखिए उसको प्रिंट कराया, देखिए इसी लाइन को दोबारा लिख दीजिए हम, फिर आपको समझाता हूँ कि किस प्रकार से बिहेव करेगा। देखिए आपका, और एक बार यहाँ लिख देता हूँ कि आपका, अब ध्यान से देखिएगा कि किस प्रकार से देखिए करेगा। सबसे पहले सो फंक्शन कॉल हुआ देखिए आपका, ठीक है। तो सो आपका कॉल होगा तो ये ए, देखिए इसके अंदर कोई ए नाम का वेरिएबल डिक्लेयर नहीं है, देखिए आपको ध्यान से देखिएगा। तो ये ए कौन सा वाला यूज होगा, ये वाला यूज होगा आपका, ठीक है। तो ए की वैल्यू कहते हैं 10 थी, तो पहला आउटपुट आके 10, और उसके बाद क्या होगा इसकी वैल्यू 11। 11 का जब ये चलेगा तो जो 11 यहाँ से अपडेट हो चुकी थी वही इंक्रीमेंटेड वाली वैल्यू, अपडेटेड वैल्यू यहाँ प्रिंट होगी। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 11 आ जाएगा आपका, ठीक है। 11 आने के जब दोबारा सो कॉल होगा तो अब फाइनल वैल्यू क्या चले 11 चल रही है। जब यहाँ आएगा दोबारा 11 प्रिंट होगा, तो पहला आउटपुट 10 था, फिर 11 आया, फिर दोबारा 11 आएगा आपका, तो 10 11 11, और फिर कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर 12 हो जाएगा। यहाँ पर क्या प्रिंट होगा 12 प्रिंट होगा। जब दोबारा सो कॉल करेगा फिर आपको 12 प्रिंट करेगा, तो इसका आंसर क्या आएगा 10 11 11 और 12 12। तो चला के देखिए जरा, पुराने आउटपुट को क्लियर करते हैं। तो 10 11 11 12 12, ये देखिए जरा, देखिए 10 11 11 12 12 देखिए आ गया आपका, ठीक है। थोड़ा सा देखिए और हम डिटेल में बात करते हैं। अगर मैंने देखिए यहाँ पर आपका स्टैटिक लगा दिया होता, स्टैटिक इंटीजर ए इक्वल टू, ए ही यूज करना, आप वेरिएबल का नाम बदल देंगे तो फिर मतलब खत्म हो जाएगा आपका। मैं यहाँ पे ए के लिए 5 दे रहा हूँ देखिए आपका। तो जब जब ये इस मेथड के अंदर घुसेगा तब तो ये वाला ए यूज होगा। तो आपने अगर खुद पहले देखा इनके आंसर क्या आए थे 5, अगले बार 6, अगले बार 7, क्योंकि प्लस प्लस हो रहा आपका, ठीक है। लेकिन जब जब ये इस ब्लॉक में ए को प्रिंट करेगा तो आपका ये वाला ए यूज होगा। तो ए की वैल्यू कहीं और तो बदली नहीं मैंने, तो इस वाले ए की वैल्यू 10 ही है आपकी, तो ये दोनों जगह पर 10 10 आएगा आपका, और इसका आंसर क्या आएगा 5 6 7। तो देखिए ओवरऑल आंसर क्या आएगा, यहाँ 5, यहाँ लिखते हो देखिए यहाँ 5, इसका आंसर 10, फिर आपका यहाँ पर कितना है 6, क्योंकि ये तो फंक्शन है तो यहाँ प्लस प्लस का इफेक्ट मिल जाएगा आपको, यहाँ फिर दोबारा आपका 10 आ जाएगा आपका, और यहाँ पर आ जाएगा 7 आपका। तो देखिए क्या आंसर है 5 10 6 10 7। चला के देखिए जरा 5 10 6 10 7, रन कराइए, ये देखिए 5 10 6 10 7। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा आपको। और अगर आपको मैं इसकी वैल्यू को अगर स्टैटिक हटा देता हूँ तो अब इसकी वैल्यू तो 5 5 5 हो जाएगी, तो ये भी 5 हो जाएगा, ये भी 5 हो जाएगा आपका, और ये भी 5 हो जाएगा आपका, क्योंकि ऑटोमेटिक में तो आपके जो लास्ट अपडेट वैल्यू मिलती नहीं है आपको। तो 5 10 5 10 5, चेक करिए 5 10 5 10 5, ये देखिए आपका 5 10 5 10 5। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से काम कर रहा है आपका। और अगर आपके किसी वेरिएबल, जैसे यहाँ पर देखिए मैं लिख रहा हूँ एक्सटर्नल। अब देखिए आपको एक बात और बता देता हूँ, कई लोग क्या कहते हैं कि जो एक्सटर्नल का भी यूज़ किया आपका, देखिए उसका भी वही यूज है जो उसको बिना यूज़ के हो जाता है। देखिए यहाँ पर लिखिए एक्सटर्नल इंटीजर ए, इसका मतलब देखिए क्या है, इसका मतलब ये है कि ए नाम का वेरिएबल हमने कहीं ना कहीं प्रोग्राम में किसी जगह पर आपका क्या करना है डिक्लेयर कर रखा है, और कौन सा वाला ये वाला ए देखिए आपका, ठीक है। अब आप देखेंगे इसका इनिशियली शुरू में क्या आंसर आए थे इसके, देखिए यहाँ से जब मैंने सो को कॉल किया था, इस सो का आंसर क्या था आपका 10 आया था आपका, अगर आपको याद हो तो चलिए मैं 10 लिख रहा हूँ पहले इसका आंसर, ठीक है। और देन उसकी इससे फिर इसके 11, तो यहाँ पर क्या आएगा 11 आएगा आपका, ठीक है। इसके बाद फिर सो को कॉल करेगा तो 11 ही आंसर आएगा आपका, और 11 के बाद यहाँ पर कितना हो जाएगा प्लस हो जाएगा। जब भी सो कॉल करेगा उसके बाद आपका इंक्रीज करेगा, तो यहाँ पर 12 हो जाएगा आपका, ठीक है। और लास्ट में फिर ये 12 प्रिंट करेगा आपका। तो देखिए बिना एक्सटर्न के भी यही आंसर था। एक बार जरा इसको दिमाग लगा के देखिए, अब तो चला के देखिए जरा, इसका आंसर क्या आएगा देखिए आपका 10 11 11, देखिए 10 11 11 12 12, ध्यान से देखिए आपका, ठीक है। अब मैं 1 मिनट के लिए इसके इस दिमाग को हटा रहा हूँ, देखिए आपका। अब देखिए इसका आंसर क्या है, अभी यही आंसर आएगा आपका, ये देखिए जरा। तो इसका मतलब क्या, देखो ऊपर नीचे दोनों आंसर देखिए सेम आ रहा है आपके। इसका मतलब क्या है कि देखिए अगर आपने उसमें एक्सटर्न लगाया या नहीं लगाया कोई फर्क नहीं पड़ता आपका, क्योंकि हमने ऑलरेडी अगर किसी वेरिएबल ग्लोबल बना दिया है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आपका, ठीक है। अगर मैं देखिए इस एक्सटर्न इंटीजर ए को यहाँ भी लिख दूँ, कॉपी देखिए करें, इसको यहाँ भी लिख देंगे देखिए तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए जरा आपका, आप यहाँ पर भी क्या बता रहे हैं, आप सिर्फ इसको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये वेरिएबल कहीं ना कहीं डिक्लेयर हुआ है। तो चला के देखिए जरा इसको, अभी देखिए इसका आंसर यही आएगा, ये देखिए आपका, देखिए 10 11 11 12 12 देखिए आपका, ठीक है। समझ में आ गया होगा आई थिंक आपको।
अब देखिए आपको एक छोटी बात और बता दूं कि अब आपको लगता है फिर ये एस्टर्न बना क्यों है आपका, ठीक है, इसका यूज कहाँ पर है, देखिए वो आपको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए ध्यान से देखिए, अगर इन केस देखिए अभी आपने देखा था इसका आंसर क्या आया था आपका, इस वक्त इस केस में आप चाहे एस्टर्न लगाएं चाहे एस्टर्न ना लगाएं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ा था। देखिए आपका, ठीक है, अब बिना एस्टर्न के भी आपका 10 11 11 12 12 आया था, और एस्टर्न लगाने के बावजूद भी 10 11 11 12 12 आया था आपका, ठीक है। अब ध्यान सुनिएगा, अगर अब डिफरेंसेस कहाँ पर आते हैं, अगर इस वर्बल डिक्लेरेशन को मैं यहाँ ना करके यहाँ पर कर दूँ आपका, ध्यान देखिएगा आपका, यहाँ पर कर दूँ और ये एस्टर्न में नहीं लगा रहा हूँ फिलहाल आपका, तो अब ये एरर दे देगा आपको। क्यों? क्योंकि जिस जगह पर आप ए को आप एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं उस जगह तक आपका वो वेरिएबल डिक्लेयर नहीं हुआ है, इसका वो वेरिएबल बाद में डिक्लेयर हुआ आपका। तो जिस वेरिएबल को आपने बाद में डिक्लेयर किया उसको पहले आप एक्सेस कैसे कर सकते हैं? देखिए आप यहाँ पर ध्यान से देखिए, एरर आएगी। देखिए आपकी ये देखिए आपका यहाँ पर देखिए क्या रहा है कि ए इज अनडिक्लेयर्ड, पढ़िए जरा क्या लिखा रहा है, ए अनडिक्लेयर्ड लिखा होगा, फर्स्ट यूज इन दिस फंक्शन आपका, ठीक है, मतलब आपको इस वेरिएबल को यूज करने से पहले इसको क्या करना है, आपको डिक्लेयर करना है आपका। तो इसी के लिए ही देखिए आपका एस्टर्न यूज होता है। मतलब अगर आपने ये एस्टर्न देखिए ध्यान से, अब आपने कहा एस्टर्न इंटीजर ए, इसका मतलब आपने इसको बता दिया है कि अभी भले ही ये वेरिएबल डिक्लेयर नहीं हुआ है बट प्रोग्राम के किसी न किसी लोकेशन पर ये वेरिएबल डिक्लेयर हो जाएगा आगे चलकर आपका, तो वहाँ से आप इसको यूज़ कर लेना। तो देखिए बिना एस्टर्न के इसने आपका एरर दिया था, अब देखिए आपका ये आंसर वही सेम आएगा जो अभी खुद पहले आ रहा था। देखिए आपका, देखिए 10 11 11 12 12, देखिए आपका ध्यान देखिए आउटपुट देखिए आपका 10 11 11 12 12 आपका। तो इसका जो यूज है वो वहाँ पर है अगर वेरिएबल बाद में डिक्लेयर हुआ है। अगर इनिशियली पहले डिक्लेयर कर दीजिए आप फिर तो एस्टर्न की कोई जरूरत नहीं है आपकी, जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा था। बट अगर वेरिएबल पहले यूज हो चुका है और वो आपका जो ग्लोबल वेरिएबल बाद में डिक्लेयर है, ये सिर्फ ग्लोबल वेरिएबल के लिए है, ये लोकल वेरिएबल के लिए ये चीज़ लागू नहीं होती है। सिर्फ ग्लोबल वेरिएबल केस में अगर वेरिएबल बाद में डिक्लेयर हुआ है और उसको आप किसी फंक्शन में पहले यूज कर रहे हैं तो आप एस्टर्न कीवर्ड से आप बता सकते हैं कि आगे चलकर ऐसा एक ग्लोबल वेरिएबल आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप इसको यूज़ कर लेना आपका। तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा कि ऑटोमेटिक आपके स्टोरेज क्लास क्या है, रजिस्टर स्टोरेज क्लास क्या है, और आपका स्टैटिक स्टोरेज क्लास क्या है, और आपका लास्ट में चौथा एक्सटर्नल या ग्लोबल स्टोरेज क्लास क्या है आपका। आई थिंक आप चारों मैंने आपको स्टोरेज क्लासेस के बारे में डिटेल बता दिया आपको, और आपको पिक्चर पूरी क्लियर होगी आपको, ठीक है। अब नेक्स्ट जो टॉपिक मैं पढ़ाऊंगा आपको, पढ़ाऊंगा स्ट्रक्चर आपका, स्ट्रक्चर उसके साथ साथ यूनियन आपको बता दूंगा, ठीक है। और लास्ट में फिर आपका एक फाइल हैंडलिंग आ जाएगा आपका, और उसके बाद फिर मैं आपका एक नई सीरीज शुरू करूंगा आपका डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम, जो बीटेक में एक बड़ी जॉब के लिए आपका कहीं अगर आपको गूगल में, माइक्रोसॉफ्ट में, एडोबी में, अगर आपको टीसीएस इन सब में जगह पर अगर आपको कोई प्लेसमेंट के लिए जाना है तो वहाँ पर डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम बहुत ज़्यादा पूछा जाता है आपका। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करिएगा आपका। और अगर आपके कोई भी कन्फ्यूजन्स होते हैं या आपकी जो भी राय है, अगर आपको चाहते हैं सर इस टाइप की चीज़ें और बना कर दिखाइए, आप उसके लिए प्लीज़ मैसेज करिएगा मुझे आपका। अगर आपको अच्छा भी लग रहा हो तो उसके लिए भी आप मैसेज करिएगा प्लीज़ मुझे आपका। और अगर आप चैनल में पहली बार आए हैं तो प्लीज़ आप इसको सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स अ लॉट।